नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक बजट तथा एफआरबीएम एक्ट को से संबंधित सभी पहलुओं को कवर अप करेंगे। एफआरबीएम एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां यूपीएससी और पीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़े से ध्यान देंगे तो इस टॉपिक के सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। और इस टॉपिक को सरलतम भाषा में हमें समझाने के लिए हमारे बजट एक्सपर्ट श्री एस झा सर हैं। झा सर राज्य वित्त सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, जिन्होंने विभिन्न विभागों में के बजट का प्रिपरेशन तथा विधानसभा में बजट को पारित करने की प्रक्रिया का अद्भुत ज्ञान है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सर, वेलकम टू दिस क्लास। नमस्कार पुष्पेंद्र जी। बिल्कुल सर। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एफआरबीएम एक्ट क्या होता है और ये हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एफआरबीएम एक्ट होता क्या है। इसका मैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट आपको समझाता हूँ कि एफआरबीएम एक्ट का फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसको हिंदी में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कहते हैं। इसकी जरूरत काफ़ी पहले जब बजट प्रक्रिया शुरू हुई थी और जब बजट प्रक्रिया में प्रजातांत्रिक व्यवस्था आगे बढ़ने लगी हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद, तो देखा गया है कि जब 70s और 80s के दशक या 90s के दशक आए तो धीरे धीरे सरकार को अपने बहुत सी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न केवल जितने रेवेन्यू कलेक्शन होते थे उससे ज़्यादा यह जो टोटल अमाउंट का कलेक्शन ऑन रिसोर्सेज से होते थे उससे ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता होने लगी। इसके चलते सरकार को मार्केट से बोरोइंग मतलब उधार लेने की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई थी। धीरे धीरे उधार लेने की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा मौद्रिक नीति लागू करने के लिए उत्तरदायित्व जिसके पास है, उसका काफ़ी एडवाइस आने लगे थे सरकार को कि हमारा उधार की जो सीमा है वह सीमा के बाहर जा रहा है। उधार लेने की जो प्रवृत्ति है चाहे राशि वो बढ़ता जा रहा है, तो इस पर किसी तरह का नियंत्रण हो। तो धीरे धीरे सरकार भी महसूस करने लगी कि हाँ, मतलब उधार लेने की प्रवृत्ति जो है सो बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पार्टियां बदलती रहती हैं और पार्टी जो बदलती है तो उनका जो मैनिफेस्टो होता है, उनका जो समाज अपना देश के बारे में सोच होता है, वो अलग अलग होते हैं। तो उनको पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता अलग अलग हुई। तो उस पर किस तरह से नियंत्रण रखा जा सके ताकि देश को जो है सो फाइनेंशियल एंड फिस्कल स्टेबिलिटी भी बनी रहे, इसको पूरा करने के लिए एफआरबीएम एक्ट लाया गया। सर, एफआरबीएम एक्ट संविधान के किसी अनुच्छेद या आर्टिकल के प्रावधान के थ्रू है? हाँ, सबसे पहले तो मैं यह क्लियर कर दूं कि निश्चित रूप से जो एफआरबीएम एक्ट है उसके लिए संविधान का प्रावधान है, जो आर्टिकल 292 अनुच्छेद 292 इसके तहत है। यह जो अनुच्छेद है उधार सीमित रखने का प्रावधान संविधान के द्वारा किया गया है, जो इस प्रकार कहता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिक शक्ति जो है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन extends to borrowing upon the security of the consolidated fund of India, which within such limit, if any, as may from time to time be fixed by the parliament by law, and to the giving of guarantee within such limit, if any, as may be fixed.
इस तरह का लैंग्वेज जो मैंने कोट एंड कोट में आपको बताया है, उस तरह का प्रावधान आर्टिकल 292 में किया गया है। इसका मुख्य जो भाव है वो यही है कि हमको जो है सो बोरोइंग को एक लिमिट में रखना है, जो हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है सो खर्च करते हैं, ताकि हमको जो है सो इंटरेस्ट पेमेंट की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो। तो बोरोइंग को एक लिमिट में रखने के लिए इस तरह का प्रावधान संविधान में आर्टिकल 292 में है। इसी के तहत जब देखा गया है कि लगभग 1980 के आसपास में, उसके दशक में आरबीआई भी काफ़ी सचेत होकर के सरकार को कई बार सलाह देती रही कि हमारा बोरोइंग का जो कुछ भी हमने तय रखा है वो सीमा क्रॉस करता है हमेशा बार बार। तब इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा जो है सो वर्ष 2003 में एफआरबीएम एक्ट लाया गया। उस समय जो भारत सरकार के जो कर्ता धर्ता मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उस समय जो वित्त मंत्री थे, जिनके नेतृत्व में, जिनके देखरेख में एफआरबीएम एक्ट बनाया गया, वो माननीय यशवंत सिन्हा साहब थे। उनके द्वारा 2003 में एफआरबीएम एक्ट को लागू किया गया था। हाँ, तो सर ये जो एफआरबीएम एक्ट है उसके बेसिक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या हैं? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो देखा जाए तो उसके मेन जो 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं वो इस तरह का है कि रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट। जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, उसको कम करना है। यह पहला उद्देश्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है एलिमिनेट द रेवेन्यू डेफिसिट। जो राजस्व घाटा होता है उसको जो चूंकि विगत दशकों में बढ़ती गई थी, तो उसको धीरे धीरे कम करते करते एक ऐसा समय आए, ऐसा फाइनेंशियल ईयर को आए जिसमें वो पूरी तरह से शून्य हो जाए। वैसे अभी भी शून्य नहीं हुआ है, मैं आगे डेटा आपको बताऊंगा, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य में एक उद्देश्य ये भी है कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो शून्य हो जाए। और तीसरा है प्रमोट द लॉन्ग टर्म फिजिकल स्टेबिलिटी। और लंबे समय तक हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है, जो पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, वो काफ़ी स्टेबल हो, काफ़ी रोबस्ट हो। तो यह इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अगर हम हिंदी में थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करें तो हम कह सकते हैं कि एक उचित व संतुलित बजट प्राप्त करें। इसलिए जब हमारा यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें एफआरबीएम एक्ट के जो कुछ जो एस्पेक्ट हैं उसको भी बजट के साथ रखा जाता है, जो हम आगे चर्चा करते हैं और हम आते हैं। दूसरा, सरकार की वित्तीय संचालन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें उचित पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, यह भी उद्देश्य है। इसके बाद राजकोषीय नीति, जो फिस्कल पॉलिसी है, वह मौद्रिक नीति, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, आप जानते होंगे कि जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। तो इस दोनों के बीच में, फिस्कल पॉलिसी तथा मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में एक बेहतर समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सके, यह भी इसके उद्देश्य में है। साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता, अर्थात स्टेबिलिटी टू मैक्रो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, इसको बनाया रखा जाए। नेक्स्ट हम कहें तो आय, व्यय और तथा ऋण जो हम लेते हैं मार्केट से, उसके बीच में बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सके। और साथ ही राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन को हम बनाए रख सकें। ये बहुत सारे उद्देश्य हैं। सर, बजट के समय एफआरबीएम एक्ट के कौन से एस्पेक्ट को हम देखते हैं? जी पुष्पन जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमारा यूनियन बजट के द्वारा पुष्पन जी, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमारे यूनियन बजट को प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें एफआरबीएम के कौन कौन से प्रोविजन को शामिल किया जाता है बजट में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी और पीएससी में बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जो मैंडेटरी प्रोविजन है,
जो बजट के साथ प्रस्तुत किया जाना है उसमें कहा गया है कि एज पर FRBM एक्ट 3 different type of documents must be released with every budget of every financial year। उसमें जो 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो बजट का पार्ट बनता है FRBM एक्ट के रूप में। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, इसमें बहुत सारे डिटेल होते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, और तीसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। तो यह 3 तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे डिटेल होते हैं रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब इसी में जब हम खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दूसरा जो पॉइंट है डॉक्यूमेंट है जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट से संबंधित है। इसमें जो 4 फिस्कल इंडिकेटर्स होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो पुष्पेंद्र जी आप कहें तो हम वो जो 4 फिस्कल इंडिकेटर्स जिसके हम राजकोषीय संकेतक बोलते हैं उसकी हम चर्चा कर सकते हैं, अगर आप परमिशन दे तो। बिल्कुल सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवन यूपीएससी में भी पूछा गया है कि बजट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, प्लस इसके जो इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है इंडिकेटर्स हैं वो तो बहुत ही एसेंशियल हो जाता है हम लोग के लिए। प्लीज इलेबोरेट कीजिए सर। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। तो हम सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम करते हैं जो राजस्व घाटा है। सबसे पहला इंडिकेटर जो है वो राजस्व घाटा, जिसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यह आकार बड़ा होता है और रेवेन्यू रिसीट का आकार छोटा हो जाता है तो हम राजस्व घाटे में चले जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। हम हिंदी में अगर कहें तो राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय का माइनस राजस्व प्राप्तियां। दूसरा होता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यह होता है राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल व्यय माइनस कुल आय। आप ब्रैकेट में लिखेंगे सरकार द्वारा ली गई उधार की राशि को छोड़कर। अगर हम इंग्लिश में कहें तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट रिसीट फ्रॉम पब्लिक बोरोइंग। तो इसको हम फिस्कल डेफिसिट कह सकते हैं। इस बार इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि क्या फिस्कल डेफिसिट जो हम रिसीट फ्रॉम पब्लिक बोरोइंग करते हैं उसके बराबर होता है? तो एग्जैक्टली या उसके बराबर हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो हम कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रिसीट फ्रॉम पब्लिक बोरोइंग, जो सरकार उधार लेती है उसके बराबर हो जाता है। तो ये दूसरा इंडिकेटर है। तीसरा इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्राथमिक घाटा बराबर मीन्स इक्वल टू राजकोषीय घाटा और माइनस उधारों के ब्याज के भुगतान। अगर हम इंग्लिश में कहें तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स। यह हो गया प्राइमरी डेफिसिट। और जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर होता है उसको कुल उधार दायित्व, टोटल डेट लायबिलिटीज या टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, इन वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसमें होता है कि कुल उधार का दायित्व जो होता है वह बराबर हो जाता है सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों में ली गई उधारों का
अद्यतन योग। मतलब सरकार, जैसा मैंने पहले भी बताया कि उधार लेने की प्रवृत्ति जब बढ़ती गई है पिछले दशकों से, तो धीरे 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 लोन सरकार लेती रही है कि जो एक्युमुलेट होती चली जाती है। कई बार बीच बीच में रिपेमेंट भी होता है और फिर फ्रेश लोन भी लिया जाता है। तो अब तक जिस फाइनेंशियल ईयर में आप बात कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर का जो कुल उधार दायित्व तो वो अभी तक जो टोटल हुआ लोन की, तो एक्युमुलेटेड लोन अमाउंट को जो है सो हम टोटल डेट लायबिलिटी कहते हैं। थैंक यू सर, आपने जो फिजिकल इंडिकेटर के बारे में बताया। लेकिन ये सर, ये फिजिकल इंडिकेटर को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुष्पेंद्र जी। अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि किस फॉर्मूला के तहत जो है सो इसको रखा जाता है। अब इसको किसी फाइनेंशियल ईयर में किस तरह से हम डेटा को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, बताते हैं, तो इसको हमेशा परसेंटेज ऑफ जीडीपी के रूप में हम बात करते हैं। हम अभी यूनियन गवर्नमेंट के बजट और एफआरबीएम एक्ट की बात करते हैं। जीडीपी के पैरामीटर के थ्रू सर, यहाँ पे थोड़ा सा आप बता सकते हैं जीडीपी किस स्टेप से या फिर कैसे, जीडीपी क्या होता है थोड़ा सा? पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यह क्लियर करता हूँ कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं तो ये शो किया जाता है कि रेवेन्यू डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। उसी तरह से फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। इसी तरह से एक आता है टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। और नेक्स्ट आता है टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी को का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका अर्थ है, एक जनरल टर्म में अगर हम कहेंगे, जिसका कि और हम डिटेल में जीडीपी के बारे में कुछ अगले क्लास में कवर करेंगे, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद होता है कि देश में एक वित्तीय वर्ष में जितना गुड्स और सर्विसेज जनरेट होता है, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू को अगर हम योग कर दें, कौन सी गुड एंड सर्विसेज जो हमारे जो देश का ज्योग्राफिकल एरिया उसके विदिन, उसके अंदर, अगर हमारे देश के ज्योग्राफिकल एरिया के विदिन जितने भी गुड्स और सर्विसेज जनरेट होते हैं एक वित्तीय वर्ष में, उसके मॉनेटरी वैल्यू का अगर हम टोटल कर दें तो वो जीडीपी कहलाता है। और इसी के परसेंटेज के रूप में रेवेन्यू डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट या टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी या टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी को हम आंकते हैं। बिल्कुल सर। क्या आप सर अभी जो फाइनेंशियल ईयर जो बजट आया है उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि अभी ये कौन कौन सा टारगेट हमने सेटअप किया है? जी, यह हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये 4 इंडिकेटर्स का क्या बजटरी प्रोविजन किया गया है, उसके बारे में क्या टारगेट सेट किया गया है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसका डिटेल हम कम से कम 3 कंपोनेंट में मैं बताना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे जितना अनुभव है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उस हिसाब से मैं 3 कंपोनेंट में दिखाना चाहता हूँ इस फिगर्स को। पहला है कि जो अभी 2025-26 फाइनेंशियल ईयर जो रन कर रहा है, उसमें रिवाइज एस्टीमेट भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। तो उसमें कितने परसेंटेज के रूप में उसको रखा गया है, प्रावधान किया गया है। दूसरा, जो 26-27 का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें कितना प्रोजेक्टेड टारगेट के रूप में रखा गया है। और पुष्पेंद्र जी, एक बहुत ही मार्वेलस पॉइंट है कि हमारे देश में 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके कि चेयरमैन अरविंद पनेगी, माननीय श्री पुष्पेंद्र जी, अभी देश में अब 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन मतलब लागू किया गया है, और इसके चेयरमैन श्री
अरविंद पनगड़िया साहब हैं। तो उन्होंने, और ये जो 16 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है वो 2026-27 से प्रारंभ हो रहा है। बिल्कुल सर। यह 2026-27, 27-28, 28-29, 29-30 और 30-31 बिल्कुल ये सर। 5 वर्षों के लिए अपना अनुशंसा उन्होंने प्रस्तुत किया है। हम्म, तो उसके तहत अगर हम 16 फाइनेंस कमीशन के अंतिम साल जो कि 2030-31 हुआ, उस तक क्या टारगेट 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा तय किया गया है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो मैं 3 कॉलम में मैं चर्चा करना चाहता हूं। पहला, जो अभी 2025-26 में जो रिवाइज एस्टिमेट है बजट का, जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया, उसमें उन्होंने क्या टारगेट रखा है। फिर 26-27 जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें उन्होंने क्या टारगेट सेट करके रखा है। और बाय द एंड ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन जो 2030-31 है, वहां तक उन्होंने क्या कुछ सेट करके रखा है क्या, इस पे हम बात करते हैं। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 25-26 के आरई में 1.5% और 26-27 में भी जो प्रोजेक्टेड परसेंटेज रखा गया वो भी 1.5% ही रखा गया है। और 2030-31 तक का टारगेट है कि इसको नील कर दिया जाए, बेसिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, रेवेन्यू डेफिसिट को नील कर दिया जाए। दूसरा जो फिस्कल डेफिसिट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, वह अभी 2025-26 के आरई में 4.4% रखा गया है और 2026-27 में 0.1% कम करते हुए उसको 4.3% रखा गया है और 2030-31 में टारगेट किया गया है कि इसको घटा करके 3.5% ऑफ जीडीपी होगा। नेक्स्ट जो प्राइमरी डेफिसिट है वह 0.8% 25-26 में रखा गया है और 26-27 में 0.7% ऑफ जीडीपी रखा गया है। इसमें अभी मुझे 30-31 का आंकड़ा नहीं मिला है, अगर मुझे आंकड़ा मिलेगा तो उसको मैं बताऊंगा। इसके साथ टोटल डेट लायबिलिटी ऑफ इन द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इसको जो 2025-26 का टारगेट है आरई में वो है 56.1%, 26-27 में उसमें लगभग 1% का कमी करते हुए 55.6% रखा गया है तथा 2030-31 तक ऐसा टारगेट रखा जा रहा है कि वह 50+-1 मतलब 49% हो या 51% हो, मतलब 50% के आसपास वो घट करके हो जाए, ऐसा टारगेट 16th फाइनेंस कमीशन के द्वारा सुझाया गया है। लेकिन इसमें यहाँ पे मैं यह कहना चाहूँगा कि इसमें एफआरबीएम एक्ट में बड़ी क्लियर कट टर्म में, अगर हम कोट एंड कोट की बात करें तो उसमें प्रावधान किया गया है कि एफआरबीएम एक्ट 2003 requires the union government to progressively reduce its outstanding debt, revenue deficit and fiscal deficit and to give 3 years rolling target for these deficits. पुष्पन जी, लेकिन ये जो 3 इयर्स का जो रोलिंग टारगेट की बात है, यह अभी कुछ विगत वर्षों से लगभग 2020-21 से ये 3 इयर्स का रोलिंग टारगेट अभी सेट नहीं किया जा रहा है। थैंक यू सर, हमारे स्टूडेंट को जो फिजिकल इंडिकेटर को डिटेल में और टारगेट के रूप में बताने के लिए। सर बेसिकली एक और क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव जो आंसर रहते हैं उसके लिए ज़रूरी रहता है, वो क्वेश्चन है सर, रिवेन्यू डेफिसिट होने से देश के वित्त व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है सर? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पुष्पन जी, कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट अगर बढ़ता है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट तब बढ़ता है जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना बढ़ जाए कि हमारा जो रेवेन्यू रिसीट है
वो उसको पूरा नहीं कर सके। मतलब रेवेन्यू रिसीट कम हो जाए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाए। तो आप जानते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है रेकरिंग एक्सपेंसेस के लिए होता है, जैसे वेतन के लिए, महंगाई भत्ते, ये सब के लिए, ऑफिस चलाने के लिए, फ्यूएल के लिए, जिसका कि तात्कालिक खर्च है। इससे कोई अधोसंरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का या मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें रेकरिंग एक्सपेंडिचर खर्च नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिस हेड में किया जाता है उसे कोई अधोसंरचना का विकास नहीं होने से इससे आपको फ्यूचर में कोई रिटर्न नहीं प्राप्त होता है, या जो खर्च होना वो तात्कालिक रूप से खर्च हो जाता है, जो रेकरिंग नेचर के रूप में होता है। तो इसको बढ़ने से हमारी स्थिति जो है सो यह होता है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स जिसको बोलते हैं, वो हम ज्यादा नहीं कर पाते हैं, एसेट नहीं बना पाते। हम फिर जो हमको अधोसंरचना में, मतलब निर्माण में या विनिर्माण में हमको खर्च करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चाहे विनिर्माण, हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहिए, उसमें हम ज्यादा मतलब खर्च नहीं कर पाते हैं। तो इसके चलते हमारा जो विकास की गति कम होने लगती है। सर इसी तरह से एक और क्वेश्चन है सर, कि कुछ उधार जो दायित्व है, जो टोटल डेब्ट लायबिलिटी है, जो सरकार बढ़ जाती है, तो उससे हमारे अर्थव्यवस्था को क्या फर्क पड़ता है सर? पुष्पेंद्र जी, ये बहुत ही सहज प्रश्न है। हम आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि अगर हम लोन बहुत ज्यादा लेते चले जाएं तो हम पे क्या लायबिलिटी आएगी? हमको उसको रिपेमेंट की लायबिलिटी आएगी। जो लोन हम लेते हैं तो लोन को चुकता करने के लिए हमको उसका रिपेमेंट की लायबिलिटी आ जाती है, जैसे कि उसका ईएमआई को पटाना, उसका इंटरेस्ट को पटाना। तो इससे क्या है कि हमारा जो है सो इंटरेस्ट पेमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाती है, और इंटरेस्ट पेमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाने से फिर हम कैपेक्स के रूप में, पूंजीगत व्यय में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। अभी हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए जा रहे हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि जो इंटरेस्ट पेमेंट जो हम नापते हैं वो एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट, हमारा जो किसी फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू रिसीट कितना है उसके परसेंटेज के रूप में इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी हम देखते हैं। बिल्कुल सर। जो साल दर साल अभी बढ़ता जा रहा है। जैसे हम देखेंगे तो 2013-14 में लगभग 37% ऑफ रेवेन्यू रिसीट हमारा इंटरेस्ट पेमेंट की लायबिलिटी था, जो अब बढ़ते बढ़ते 2021 में जब कोविड पीरियड था तो लगभग 42% की तरफ चला गया, और अभी हम 26-27 में जो अभी हमारा बजट पारित हुआ है उसमें भी लगभग 40% ऑफ रेवेन्यू रिसीट हमारे इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। थैंक यू सर इस टॉपिक को बड़े डिटेल्स में समझाने के लिए, क्योंकि एफआरबीएम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जो आज हम लोग ने बहुत अच्छे से सर से पढ़े, जिसमें हमने एफआरबीएम एक्ट के बारे में पता चला, इसको कब हम लोग ने लागू किया, उसका फ्रेमवर्क एक्ट का क्या है, बजट जब पारित किया जाता है तो कौन कौन सा स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, उसमें बजट के 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सर ने बताया बड़े डिटेल से। साथ ही साथ एफआरबीएम एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको बताया। उसके बाद जो एफआरबीएम एक्ट के जो इम्पोर्टेंट जो फिस्कल इंडिकेटर्स हैं, चार इम्पोर्टेंट, उसको बताया। उसके साथ ही साथ जो 16 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट जो पेश हुआ है और उनके जो बजट में अभी जो टारगेट है उसे भी बहुत सहज तरीके से बताया। और लास्ट में कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो बार बार इंटरव्यू में पूछते रहता है कि खास अगर करके जो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, और अगर यह बढ़ता है तो किस तरह का इम्पैक्ट आता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या निगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट की जो लायबिलिटी है वो अगर बढ़ती है तो क्या इम्पैक्ट आता है। एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप कहीं पे भी बैठेंगे तो आपको ये पूछा जाएगा। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि एग्जाम में डायरेक्टली स्टेटमेंट आ जाता है, वो क्वेश्चन
वो फार्मूला बताएं हमको फिजिकल डेफिसिट का, रेवेन्यू डेफिसिट का, प्राइमरी डेफिसिट का, डेब्ट कितना परसेंट ऑफ जीडीपी होना चाहिए, उसका वो पूरा आपको खाका बताएं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक सार्थक क्लास रहा। थैंक यू सर, जिसमें आप लोग ने आपने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कवर अप करने की कोशिश किया। तो प्रिय विद्यार्थी और एस्पिरेंट, इस टॉपिक को बार बार अच्छे से पढ़ते रहिए और इस वीडियो के थ्रू आपके बहुत सारे समस्या समाधान हो पाएंगे। तो इसे आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनके भी जो समस्या रहते हैं एफआरबीएम एक्ट के थ्रू, वो उसको पूरा कर सकते हैं और वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और किसी भी तरह का आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। सर खुद ही नेक्स्ट क्लास में आपके जो क्वेश्चन है उसको आपको बताएंगे। थैंक यू। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। और मैं समापन करने से पहले हम अपने सभी स्टूडेंट्स को, खासकर जो सिंसियरली यूपीएससी और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूं कि वो इस वीडियो को देख करके अपना शॉर्ट नोट बना लीजिए। आप एक बार सुनते हैं और फिर जब उसका नोट्स बना लेते हैं तो आपकी काफ़ी पकड़ मजबूत हो जाती है। इतना कर लेने से मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आप या तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हों या मेंस के जो छोटे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हों, सबका आंसर आप इस वीडियो के थ्रू जो नॉलेज आपको प्राप्त हुआ है उससे आप बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।